नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे थे इनकम टैक्स की। और इनकम टैक्स में आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कुल आय का क्षेत्र या कर दायित्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये दोनों बात एक ही होती है। इस वीडियो में हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि कर के दायित्व का अर्थ क्या होता है। कर दायित्व का अर्थ किसी करदाता के कर दायित्व से तात्पर्य निवासी स्थिति के अनुसार कौन सी आय पर किसके द्वारा कर देना है उससे है। यानी जब कभी भी किसी भी करदाता के कर दायित्व की बात की जाती है तो किस करदाता के द्वारा, यानी किसी भी व्यक्ति यानी इंडिविजुअल के द्वारा, HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार के द्वारा, किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी फर्म के द्वारा या फिर किसी भी व्यक्तियों के समूह के द्वारा उसकी किस आय पर कर देना है उससे होता है। कर दायित्व, कुल आय का क्षेत्र अथवा कर भार, ये सभी एक ही बात की तरफ संकेत करते हैं कि किसी करदाता को किस स्थिति में कितने कर का भुगतान करना है। यानी किसी भी करदाता को किस स्थिति में कितने कर का भुगतान करना है, ये सारी की सारी बातें इसी बात पर निर्भर करती हैं कि कर दायित्व एवं कुल आय का क्षेत्र क्या है। हम लोग आगे बात करते हैं कि स्थान के आधार पर आय का उपार्जन या प्राप्त होना क्या होता है। यानी किसी भी स्थान के आधार पर कोई भी आय प्राप्त होती है तो उसमें क्या वर्गीकरण किया गया है, कितने प्रकारों में बांटा गया है, उसकी बात की जाती है। अब किसी भी करदाता को विभिन्न स्रोतों एवं उसके कारक क्षेत्र के हिसाब से आय प्राप्त होता है। यानी कोई भी करदाता होता है उसको विभिन्न स्रोतों की बात करते हैं तो हमारे पास 5 स्रोत होते हैं, यानी सोर्सेस ऑफ इनकम हमारे पास 5 होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 सोर्सेस हमारे पास होते हैं। तो इन 5 स्रोतों से और उसके कार्य क्षेत्र के हिसाब से, यानी किस कार्य क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है, किस जगह पे वो अपना बिजनेस लगाया हुआ है, किस जगह पे अपना कोई भी सेटअप लगाया हुआ है, उसके हिसाब से आय प्राप्त होता है। कुछ करदाताओं को भारत से तथा कुछ करदाताओं को भारत के बाहर से आय प्राप्त होता है। इसी के आधार पर इन आयों को भी भारतीय आय एवं विदेशी आयों की श्रेणियों में बांटा जाता है। तो ये बात हम सभी को समझनी है। अब हम देखते हैं कि भारतीय आय क्या होती है और विदेशी आय क्या होती है। किसी भी करदाता को यदि किसी भी स्रोत से आय भारत में उपार्जित या प्राप्त होती है या प्राप्त हुई समझी जाती है तो वह आय भारतीय आय के रूप में मानी जाती है। यहाँ पे कहा गया है किसी भी करदाता को कोई भी आय भारत में उपार्जित होती है, यानी भारत में उसको मिलती है, यानी उसका उद्भव भारत में है, और या प्राप्त होती है या फिर उसको भारत में प्राप्त हो रहा है या फिर प्राप्त हुई समझी जाती है, इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे, तो वह भारतीय आय मानी जाती है। अब बात करते हैं विदेशी आय की। जो आय भारत के बाहर से उपार्जित या प्राप्त होती है या प्राप्त हुई समझी जाती है तो उसे विदेशी आय कहते हैं। कोई भी इनकम किसी भी व्यक्ति को अपनी कंट्री यानी इंडिया से बाहर प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते हैं विदेशी आय। तो इस बात को हमें समझना है कि कौन सी आय विदेशी आय होती है और कौन सी आय भारतीय आय होती है। अभी हमने समझा कि स्थान के आधार पर आय का उपार्जन या प्राप्त होना क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि निवासी स्थिति के आधार पर कर दायित्व, यानी किसी भी व्यक्ति की निवासी स्थिति पर कर दायित्व की गणना कैसे होती है, कर दायित्व क्या होती है, इसकी बात अब हम लोग करते हैं और समझते हैं। निवासी स्थिति के आधार पर कर दायित्व, किसी भी करदाता के कर दायित्व का निर्धारण करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर कोई भी करदाता है, जब हम उसके कर निर्धारण की बात करेंगे तो कुछ बातें हैं, कुछ 3 बातें हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। जिसमें पहला है निवासी या साधारण निवासी की दशा में
कर दायित्व का निर्धारण, यानी कोई भी निवासी है या फिर साधारण निवासी है उसके द्वारा जो इनकम हो रही है उसके कर दायित्व का निर्धारण कैसे होगा उसकी बात की जाएगी। दूसरा है असाधारण निवासी की दशा में कर दायित्व का निर्धारण। कोई भी असाधारण निवासी है उसकी दशा में कर दायित्व का निर्धारण क्या होता है उसकी बात हम लोग करेंगे। और तीसरा है अनिवासी की दशा में कर दायित्व का निर्धारण। कोई भी अनिवासी है उसकी दशा में कर दायित्व का निर्धारण क्या होता है। मेरे प्रिय साथियों, यह निवासी क्या होता है, साधारण निवासी क्या होता है, असाधारण निवासी क्या होता है, अनिवासी क्या होता है, इसको जानने के लिए आप लोग हमारे इनकम टैक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख लीजिए कि ये सारी की सारी बातें क्या होती हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि निवासी या साधारण निवासी की दशा में कर दायित्व। किसी भी निवासी या साधारण निवासी करदाता के लिए उसके सारे आय पर कर देना पड़ता है। यानी अगर कोई भी करदाता निवासी है या साधारण निवासी है तो उसे जितना इनकम प्राप्त होगा उस सारे के सारे इनकम पर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। 3 पॉइंट्स में है। पहला, जो आय करदाता के द्वारा गत वर्ष में भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी जाए। यानी जो आय किसी भी करदाता को भारत में पिछले वर्ष गत वर्ष प्राप्त हुई है या फिर प्राप्त हुई समझी जाती है। आय के भारत में प्राप्त होने से तात्पर्य है कि आय का भारत में स्थापित किसी व्यवसाय से प्राप्त होने से है। यानी कोई भी व्यवसाय भारत में स्थापित है और उस व्यवसाय से आय प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे कि वह आय भारत में प्राप्त हुई है। जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में स्थापित कंपनियों से प्राप्त आय। तो इस एग्जाम्पल को आपको समझना है। प्राप्त हुई समझी गई आय या फिर डिम्ड इनकम से तात्पर्य कंपनियों के द्वारा घोषित लाभांश से है। यानी कोई भी कंपनियां लाभांश घोषित कर देती हैं कि हम आपको यानी शेयर होल्डर्स को इस वर्ष में इतना आय देंगे। तो क्या हुआ है, इस कंडीशंस में क्या होता है कि पहले तो लाभांश घोषित हो जाता है। इसके अनुसार कोई कंपनी जिस वर्ष लाभांश घोषित करती है उसी वर्ष उसको प्राप्त हुई समझी गई आय माना जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जिस वर्ष कोई भी कंपनी ये घोषित करती है कि हम लोग अपने शेयर होल्डर्स को इतना लाभांश देंगे, इतना डिविडेंड देंगे, उसी वर्ष हम लोग मान लेते हैं कि हमारे शेयर होल्डर्स को उतना लाभांश मिला हुआ है। इसमें दूसरा है, जो आय करदाता के द्वारा गत वर्ष में भारत में उपार्जित या उपार्जित हुई समझी जाती है। तो पहले में हमने समझा कि प्राप्त हुई या फिर प्राप्त हुई समझी जाती है। अब हम लोग जान रहे हैं कि उपार्जित हुई या फिर उपार्जित हुई समझी जाती है जो आय। इसमें कहा गया है कि आय के भारत में उपार्जित होने से तात्पर्य भारत में व्यवसाय या नौकरी करके आय कमाने से है। यानी कोई भी व्यक्ति है या कंपनी है वह भारत में व्यवसाय करके या फिर कोई व्यक्ति नौकरी करके आय प्राप्त करता है, उसे कहा जाता है भारत में उपार्जित आय, भले ही यह आय विदेश से प्राप्त हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कोई भी व्यक्ति हो जो फिर भारत में व्यवसाय करके या नौकरी करके प्राप्त करता है आय, भले ही उसकी जो कंपनी है वह विदेश की कंपनी है, तो उसमें वह बात आती है कि उसको कहा जाता है भारत में उपार्जित आय। किसी विदेशी कंपनी के कर्मचारी के द्वारा भारत में आय कमाना भारत में उपार्जन कहा जाता है। भारत में उपार्जित हुई समझी गई आय से तात्पर्य किसी भारतीय कंपनी के द्वारा भारत से बाहर दिए गए लाभांश से है। यानी अगर हम लोग उपार्जित हुई समझी गई आय की बात करते हैं तो किसी भारतीय कंपनी के द्वारा भारत से बाहर जो लोग रहने वाले हैं, जो भारत के बाहर के शेयर होल्डर्स हैं, उनको जो लाभांश दिया जाता है उससे किया जाता है। अगली बात कही जा रही है कि यदि कोई निवासी या साधारण निवासी है और विदेश में कोई मकान संपत्ति है और उसे उस मकान संपत्ति से कोई आय प्राप्त होती है तो उस आय को कर दायित्व के निर्धारण के समय उसकी आय में शामिल कर लिया जाता है। इस बात को समझना है कि कोई भी निवासी है या फिर साधारण निवासी है
और उसका कोई घर है कहाँ पे, विदेश में, और उस घर से उसको इनकम मिल रहा है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा हमारे भारत में। अब हम लोग बात करते हैं कि असाधारण निवासी की दशा में कर दायित्व। इसमें पहला है, गत वर्ष में करदाता को या उसके किसी अधिकृत व्यक्ति को भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी गई आय। यहाँ पे कहा जा रहा है कोई भी असाधारण निवासी है उसको भारत में पिछले वर्ष में प्राप्त हुई आय या फिर उसके किसी भी अधिकृत व्यक्ति को जो उसके अंडर में काम कर रहा है उसको जो आय प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते हैं कि भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी गई आय किसी भी असाधारण निवासी की। दूसरा है, गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उपार्जित हुई समझी गई आय। किसी भी असाधारण निवासी को गत वर्ष में भारत में उपार्जित हुई या फिर उपार्जित हुई समझी गई आय प्राप्त होती है उसको भी हम लोग शामिल कर लेते हैं किसी भी असाधारण निवासी के कर दायित्व का निर्धारण करते समय। तीसरा है, गत वर्ष में भारत के बाहर उपार्जित हुई व्यापार से आय, यानी पिछले वर्ष में किसी भी असाधारण निवासी के द्वारा भारत के बाहर उपार्जित हुई आय है उसको भी शामिल करना है। यदि उस व्यापार का नियंत्रण भारत से होता हो अथवा किसी पेशे से संबंधित हो तथा जो भारत में स्थापित हो। कोई भी कंपनी भारत में स्थापित है लेकिन उस कंपनी की जो आय है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी असाधारण निवासी को प्राप्त होती है विदेश में, उसको हम लोग यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरा है कि अनिवासी की दशा में कर दायित्व। किसी अनिवासी की निम्न आय उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाती हैं, जिसमें पहला है, अनिवासी करदाता को उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी गई आय। कोई भी अनिवासी है यानी भारत का निवासी है ही नहीं किसी भी कंडीशंस में। हमने निवासी के बारे में कुछ वीडियोस देखे हैं, समझे हैं, उसको आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो किसी भी अनिवासी करदाता को जो भारत का निवासी है ही नहीं या फिर उसके किसी अधिकृत व्यक्ति को जो उसके अंडर में काम करता है उसको कोई भी आय प्राप्त होता है भारत में, तो यह कहा जाता है कि वह भारत में प्राप्त हुई या समझी गई आय है। इसको हम लोग शामिल कर लेते हैं, उससे टैक्स ले लेते हैं कर निर्धारण में। दूसरा है, गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उपार्जित हुई समझी गई आय। किसी भी अनिवासी के द्वारा भारत में गत वर्ष में उपार्जित या हुई या फिर उपार्जित हुई समझी गई आय है तो उसको भी शामिल करना है कर निर्धारण में। तो मेरे प्रिय साथियों, हमने इस वीडियो में समझा कि कुल आय का क्षेत्र या कर दायित्व क्या होता है। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।